आईआरएस में आजकल लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा, खुल नहीं रहा, वो क्या है? आई काम क्या कर रही है उसकी डिटेल तो हमें कोई नहीं देता। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें एनेक्चर एच होता है जिसमें स्टॉक की मेंटेनेंस होती है। अब उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। असल में यह है कि हुकूमत को और कामों से फुर्सत नहीं मिलती। हमारा आज से 3 से 5 महीने बाद पैदा होने वाला बच्चा भी याद रखिएगा लाखों रुपए का कर्जा ही है। अब वो बंदा रिटर्न फाइल करता है तब प्रॉब्लम है, ना फाइल करे तो आफ्टर 3 मंथ उसने वैसे सस्पेंड हो जाना है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स। तो मैं समझता हूँ हम ये इस टेक्निकलिटी इश्यूज में ना पड़े, हमें चाहिए कि हम आसान फहम में गोशवारा बनाए। कौन सा बंदा पेट्रोल भराने में टैक्स नहीं दे रहा, ऑटोमेटिक हमसे टैक्स जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन टैक्स जब्त करने का मकसद ये क्या कि हम 12,000 स्कूल सिंध में हैं जिनका नामो निशान ही नहीं। आज भी हम सैलाब के लिए रो रहे हैं, हम कुदरती आफात के लिए रो रहे हैं, नागाने आफात के लिए रो रही है। ये तो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन उसका सद्भाव भी निकलता है। सैलाब आया है, क्या इसकी पेशीनगोई नहीं थी? बारिशों की पेशीनगोई नहीं थी? क्या अतलात नहीं थी? इन्होंने पहले मैनेजमेंट करनी थी, पहले अरेंजमेंट। लाखों लोग जो हैं वो हमारे खुले आसमान तले जो हैं इस वक्त रात और दिन बसर कर रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ। और हमारा जो संती जो शहर है सियालकोट डूबा हुआ है, चनाब है, लाहौर है, हिंद में जो है इस्लामाबाद हमारा जो जहाँ मरकज है फेडरल गवर्नमेंट का, वहाँ पे सैलाब है पिंडी में। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगाई थी या कि सिर्फ गवर्नमेंट के जिसपे सीएम की तस्वीर होगी वो राशन तकसीम होगा, कोई और मदद नहीं कर सकता। सिस्टम बैठ जाता है, सिस्टम चलता नहीं है, आरएस खुलता नहीं है, फॉर्म खुलता नहीं है, ये क्या वजह? ये किस तरह कौमी फ्रीजा फिर किस तरह अदा होगा? एक कमिश्नर जो किसी फ्यूडल लॉ के रेफर से लगा हो, क्या वो उससे बात करेगी तुझे को टैक्स देने की कोशिश करो? इम्पॉसिबल। वो उसको ऐसी जगह फेंकेंगे कि वो टैक्स रेवेन्यू को लेकर आए, अपने रिटर्न्स बर वक्त जमा कराएं, अपना कौमी फ्रीजा अदा करें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। गवर्नमेंट को, हुकूमतों को मुमकिना जो आफात हैं उनके लिए एक बजट जो है उसको मुख्तस करना चाहिए। भूख से लोग मर रहे हैं, दूसरा हर चीज महंगी कर दीजिए। क्या इसको कंट्रोल करना अवाम काम है, हुकूमत का काम? आप अवाम को क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए भाई ऐसे ऑफिसर। इंसाफ की जो फराहमी है वकला उसके लिए कमिटेड है, अपना फर्ज अदा करते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट जो है ना इस दफा में भी जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे भी कोई फ्लड रिलीफ के वाले से कोई टैक्स चार्ज करने के प्लान में है। दोज़ख की आग सबसे डेंजरस है। मैं कहता हूँ पेट की आग सबसे डेंजरस है कि जो उसका वर्जन चेंज कर देती है उसका ईमान डोल जाता है। जितने भी कानून अमेंड हो रहे हैं, जितनी भी नई तब्दीलियां तरामीम आ रही हैं, उसका गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं है। तो पता नहीं हमारे मुल्क में क्या मसाइल है, सब पता है। ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, कोर्ट कचहरी में क्या मामला चल रहे हैं, थाना कल्चर आज भी वैसे ही है वैसा है। अरबों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को चला जाए, उसके अगेंस्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर है। सिर्फ लाहौर की तरफ आप 2 मिनट के लिए बाहर निकलें, नवाही इलाकों की तरफ देखने की कोशिश करें, आज 400 से 600 रुपए का टमाटर कैसे किलो हो गया? यूपी साहब ये भी सवाल उठाएं। नजरी कुरान तस्वीरों के साथ मैं हुज़ुलीबी। नजरी पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियां सबके सामने है। दूसरा, इनकम टैक्स गोशवारों की तारीख चल रही है, 30 सितंबर उसकी आखिरी तारीख है। लोग अपने गोशवारे जमा करवा रहे हैं। तीसरा, पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की कंपेन बड़े अरूज पर है। पंजाब बार कौंसिल ने 10A और 10B कानून का नफाज कर दिया है, जिस पर कई वकला के लाइसेंस भी मुअत्तल किए जा चुके हैं। FPR के सिस्टम आरएस में क्या मुश्किलात पैदा आ रही हैं? इनकम टैक्स गोशवारा जमा कराने के फायदे क्या है? इनकम टैक्स गोशवारा जो जमा नहीं कराते उनको किन सनात का अजाला करना पड़ेगा? इस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है आशिक अली राना साहब, आपके एडवोकेट हाई कोर्ट है, नायब सदर है पाकिस्तान टैक्स बार एसोसिएशन के और सदर है IJL पंजाब चैप्टर के। उनके साथ मौजूद है आशिक हुसैन साहब, आप एडवोकेट हाई कोर्ट है। उनके साथ मौजूद है नदीम भट्टी साहब, सीनियर तजियाकार है, कानूनगार है। और मेरे साथ मौजूद है सैयद अली सैफ साहब, आप भी एडवोकेट हाई कोर्ट है। आशिक अली राना साहब, सबसे पहले ये बताइएगा, अब गोशवारों का पीक टाइल सितंबर, FBR 15 सितंबर के बाद शोर डालना शुरू हो जाता है, इश्तिहार चलने शुरू हो जाते हैं। तो सितंबर आखिरी डेट है, पहले तो ये बताइएगा जो गोशवारा है क्या वाकई उसकी डेट 30 सितंबर बनती है? और दूसरा, जो आईआरएस में आजकल लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, सिस्टम नहीं चल रहा, खुल नहीं रहा, वो क्या है? जी बहुत शुक्रिया यूपी साहब। जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है जुलाई से जून, उसके बाद 90 डेज दिए जाते हैं फॉर फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जिसकी 30 सितंबर लास्ट डेट होती है। और एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल जो ऑर्डिनेंस के मुताबिक हमें 90 डेज देना जरूरी होते हैं। इस दफा कुछ रिटर्न्स में कुछ चेंजिंग की और रिटर्न को थोड़ा सा इस पे तजर्बा किया गया और रिटर्न थोड़ी लेट जो है पोर्टल भी आई। 18 अगस्त को जी उन्होंने गोशवारा फाइनल किया। गोशवारा पोर्टल में तो जुलाई के मिड में आ गया, लेकिन उसमें कुछ एरर्स थे, मिस्टेक्स थे, जो पुराना डाटा आगे
फॉरवर्ड हो रहा था, उसमें ग्लिचेस थी। फिर उन्होंने अब 2 ऑप्शन बना दी, अगर आप नए डाटा रिटर्न बनाना चाहते हैं नए पे बना लें या पुराने पोर्टल पे जाके भिजवाते हैं। सवाल ये बताता है इन तजर्बात से आप देखिए कि मुल्क के रेवेन्यू के तरफ नुकसान होता है, रिटर्न्स लेट होती हैं और जो टैक्स फाइलर्स होता है जिन्होंने फाइल रिटर्न करनी होती है इन टाइम, वो डिस्करेज होता है। जो टाइमली फाइल करने वाला है उसके लिए प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन आशिक साहब, आज 3 सितंबर है, टैक्स बार आज भी सरापा एहतजाज फिर क्यों है? क्यों लेटर लिख रही हैं अभी आप? सर देखिए, लेटर्स तो अभी हमने डेट एक्सटेंशन के लिए नहीं लिखा, अभी तो हम सर कह रहे हैं जो इसमें ग्लिचेस हैं, जो रिटर्न्स में प्रॉब्लम्स हैं वो तो दूर करें। कराची टैक्स बार की तरफ से भी लेटर लिखा गया और कई टैक्स बार ने चेयरमैन एफबीआर को लेटर लिखा, जनाब पहले तकनीकी खामियां दूर करें फिर वो फॉर्म को ओके करें। देखिए, रिटर्न फॉर्म जो होता है बेसिकली डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। कोई भी पर्सन अपनी इनकम और अपनी सेल्स, अपने एक्सपेंसेस, अपने एसेट्स को उसमें डिक्लेयर करता है। अगर उसकी डिक्लेरेशन ही गलत है और उसे पता ही मेरी चीज मिस्टेक आ रही है, मेरी नहीं है, तो उसके रिकॉर्ड में आ रही है, कोई एक्सपेंस आ रही है, इनकम ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है या प्रीवियस डाटा अपलोड होकर आ रहा है, उसको एडिट ही नहीं कर सकते, आगे फॉरवर्ड ही नहीं भिजवाना, वो मिस डिक्लेरेशन रिटर्न क्यों भेजे और वो रिटर्न भेजे और ये ऑडिट निकाल लें और उसके लिए प्रॉब्लम हो, तो रिटर्न मिस डिक्लेयर। देखिए, कल को आप एपिलेट फॉर्म में जाते हैं, वहां पे ये प्ली नहीं आप ले सकते कि आपके रिटर्न में प्रॉब्लम थी, डाटा फैच हो गया आगे, इसमें ग्लिच था तो हमने आगे ये कर दिया, हमारी मजबूरी थी, टाइम लैप्स हो रहा था। देखिए, इसके लिए ये है कि जो बार्स होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, वो कोशिश करती हैं कि आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको दूर किया जाए और बेवक्तन हम राब्ते में भी रहते हैं हायर अथॉरिटीज के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ, कि भी इन प्रॉब्लम्स को दूर करें ताकि हम जो टैक्स एडवाइजर्स होते हैं, टैक्स लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये बेसिकली एक एम्बेसडर है एफबीआर के। हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं कि वो टैक्स रेवेन्यू को लेकर आए, अपने रिटर्न्स बर वक्त जमा कराएं, अपना कौमी फरीजा अदा करें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते। ठीक है, जिम्मेदार शहरी वही है जो बर वक्त अपने रिटर्न फाइल करे। कौमी फरीजा है रिटर्न जमा करवाना, लेकिन कौमी फरीजा अदा करने के लिए भी सिस्टम की जरूरत है, जिस सिस्टम पे रिटर्न फाइल होनी है, कौमी फरीजा अदा होना है। तो फिर आपकी ILA इंटरनेशनल लेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है, आपने लेटर जो लिखा है चेयरमैन को कर दिया। सर देखिए, हमने लेटर जो हमारे लाहौर के प्रेसिडेंट है मियां जाहिद साहब, उन्होंने लेटर लिखा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें एनेक्चर H होता है जिसमें स्टॉक की मेंटेनेंस होती है। अब उसमें ग्लिचेस आ रहे हैं, उसमें इश्यूज आ रहे हैं। वो इश्यूज क्या हैं कि अगर कोई चीज है वो मेजरमेंट उसकी होती है मीटर में, वो केजी में आ रही है, जिसकी हमने मेजरमेंट करनी है यूनिट्स में, वो केजी में आ रही है, वो या वो किसी और चीज में आ जाती है जिससे उसकी स्टॉक को मेंटेन नहीं कर सकते। ये टेक्निकल इश्यूज हैं। इसको रिटर्न बनाते हैं, क्या होता है, स्टॉक नेगेटिव आ जाता है, कभी HS कोड मैच नहीं करते आपस में। अब ये भी सेल रिटर्न भी डिक्लेरेशन है, अगर आप मिस डिक्लेयर कर देंगे, HS कोड गलत लिख देंगे, स्टॉक नेगेटिव क्लेम कर देंगे तो रिटर्न गलत हो गई, तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी जी आपने रिटर्न गलत बनाई है, आपने HS कोड मैच नहीं कर रहा। अब वो बंदा रिटर्न फाइल करता है तब प्रॉब्लम है, ना फाइल करे तो आफ्टर 3 मंथ उसने वैसे सस्पेंड हो जाना है ड्यू टू नॉन फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स। तो मैं समझता हूँ हम ये इस टेक्निकलिटी इश्यूज में ना पड़े, हमें चाहिए कि हम आसान फहम में गोशवारा बनाए, वैट का मूड लेकर आए। अगर सर आप H1 की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, अगर कोई कंपनी रिटर्न न जाने की वजह से ब्लैक लिस्टेड हो जाती है, उसका क्या होना है? उससे फिर बचने का तरीका क्या है? सर देखिए, अगर कंपनी मुसलसल 3 बार रिटर्न नहीं भेजती एज पर लॉ, वो सस्पेंड हो जाती है। सस्पेंशन के बाद रिटर्न फाइल ही नहीं होती और आप इनपुट क्लेम नहीं कर सकते। जो बंदे से जिसको आप सप्लाई दे रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, फर्दर टैक्स भी चार्ज करेगा आपका। तो इस तरह की आप स्ट्रिक्ट पॉलिसी तो बना लेते हैं। हम ये नहीं देखते कि अगर कोई रिटर्न किसी की फाइल नहीं हो रही है, अगर उसकी बैलेंस शीट अप्रूव नहीं हुई तो उसकी रिटर्न फाइल ही नहीं होगी जब तक बैलेंस शीट प्रूव नहीं होगी। और बैलेंस शीट प्रूव किन्होंने करनी है, खुद ही इन्होंने करनी है। तो वो सिस्टम अपडेट ही नहीं करेंगे तो रिटर्न बंदा कैसे भेजेगा? अब बायोमेट्रिक जो है, एक बंदा आउट ऑफ कंट्री बैठा हुआ है, अब उसकी रिटर्न यहाँ से नहीं जा रही, या बंदा वहां बैठ के रिटर्न बनाना चाहता है, हमने किसी कंट्री में रह रहा है। देखिए, सेल्स टैक्स रिटर्न जो है हम यहाँ बैठ के किसी कंट्री की रिटर्न भी बना सकते हैं। या अगर बंदा ट्रैवल में मूड में है, अगर बंदा यहाँ से हॉलीडेज में कोई बाहर गया है, वो अपने लैपटॉप से रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो IP कोड वहां पे लग नहीं रहा, वो रिटर्न ओपन ही नहीं हो रही, बायोमेट्रिक नहीं हो रही। अब वहां पे बायोमेट्रिक का न्यादरा 81 की जो ऑफिस जो है वहां पे है, किसी बायोमेट्रिक का प्रोसेस आसान हो सकता है। सर दुनिया में हम रिटर्न्स बनाते हैं, ग्लोबल कंट्रीज के इंटरनेशनल टैक्सेशन मैं करता हूँ सर। एक्सेस कोड होता है, आप रजिस्टर्ड मोबाइल पे एक एक्सेस कोड आ जाए, वो एक्सेस कोड आप फाइल वेरीफाई करें और आपका रिटर्न फाइल हो जाएगी। अब एक्सेस कोड से हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन तो हो रही है, हम किसी को पेमेंट करते हैं चाहे वो लाखों रुपए में है, तो एक एक्सेस पिन कोड आता है, हम उसको एंटर करते हैं और वो रिटर्न चली जाती है। OTP कोड है। सिर्फ गाड़ियां अब नाम होती है, वो बायोमेट्रिक हो जाती है, वो बंदा कहीं नहीं बैठा हो पाकिस्तान में, वो वहां से बायोमेट्रिक करवाता गाड़ी किसी के। जब हम ऐसी पॉलिसीज बनाएंगे जो टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे हम लोगों को डिस्करेज करते हैं रिटर्न फाइल ना करो। अब वो क्या है, एवरी 60 डेज हम पासवर्ड चेंज कर देते हैं कि जी एवरी 60 डेज आपने पासवर्ड रिकवर करना है। पहले शुक्र है QR कोड के हमने काफी कंपेन की, QR कोड की बेस पे हमने काफी हद तक जो है अनथक कोशिश की। आपको मालूम होगा कि हम जाके चेयरमैन FBR से मिले, मेंबर
कॉर्पोरेशन से बात, हमारी मीटिंग्स भी हुई, सेल कॉर्पोरेशन थे, चीफ सेल कॉर्पोरेशन, उनसे हमारी मुलाकात हुई, तीनों चीफ कमिश्नर से मुलाकात हुई। हमने कहा खुदारा ये ऐसी पॉलिसीज बनवाए, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने हमारी बात मानी। आशिफ साहब, आप भी समझते हो दुरुस्त है, एक तो टैक्स पेयर भी एक्टिव रहता है, उसका जो काउंसिल है वो भी एक्टिव रहता है, राब्ते में रहते हैं। पर देखिए हम वो पॉलिसीज बनाए जिस जो आसान फहम हो। देखिए सिक्योरिटी मेजर्स जो रेवेन्यू कलेक्शन करने के वाले से वो हुकूमत का हक है, वो करना चाहिए। हम ये नहीं कहते, हम कहते हैं जो बोनाफाइड टैक्स पेयर है, जो जेन्युइन टैक्स रिटर्न फाइल करे, उसको प्रॉब्लम ना हो। आपने कॉमर्स वीजा की बात की, कॉमर्स वीजा अदा करने के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जी, अब रिटर्न फाइल के टाइम है, चल रहा है, लेकिन अक्सर जो टैक्स प्रैक्टिशनर है वो कह रहे हैं सिस्टम बैठ जाता है, सिस्टम चलता नहीं है, आरएस खुलता नहीं है, फॉर्म खुलता नहीं है। ये क्या वजह होती है? ये किस तरह कॉमर्स वीजा फिर किस तरह अदा होगा? इसके बाद 30 नंबर आगे गेट आ गई, उसके बाद 8 लाख लोगों ने गोशवारा जमा करवाया, 50 लाख पीछे रह गए, उनका क्या गुनाह होगा? देखिए यूसुफ, इस दफा तो मैं समझता हूँ कि हमने कुछ रिटर्न्स लास्ट ईयर से लेट पोर्टल में दी, हमने इस पे तजर्बा भी किया रिटर्न पे ना, और इस तजर्बों से लेट रिटर्न देने से मैं समझता हूँ कि डेट तो मैंडेटरी है बढ़ना। FBI भी इसको समझता है कि वो फील करेगी, डेट हमें बढ़ानी चाहिए। दूसरी डेट बढ़ाने की वजूहत ये है, जैसे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है, एक नेशनल डिजास्टर है, इसमें हमारे देखे कई ऐसे, हमारा तो संती जो शहर है सियालकोट डूबा हुआ है, चनाब है, लाहौर है, हिंद में जो है इस्लामाबाद हमारा जो जहाँ मरकज है फेडरल गवर्नमेंट का, वहां पे सैलाब है, पिंडी में। तो मैं समझता हूँ डेट एक्सटेंशन तो एक नथिंग इशू, वो तो डेट एक्सटेंड होगी। दूसरा ये कि हम इन तजर्बात से बाहर निकले। 78 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, हम आज भी एक रिटर्न फाइनल नहीं कर सके, और रिटर्न भी हम दोबारा उसी तरह तजर्बे कर रहे हैं। 78 साल का तजुर्बा हो गया, 78 साल से सैलाब भी आ रहे हैं और आज तक हम नारे भी लगा रहे हैं। तो क्या आज फिर हम उसी जगह पे 78 साल बाद खड़े हैं जिसका हमने आज तक सद्देबाब नहीं किया? आज भी हम सैलाब के लिए रो रहे हैं, कुदरती आफात के लिए रो रहे हैं, नागाने आफात के लिए रो रहे हैं। ये तो पूरी दुनिया में चलता है, लेकिन उसका सद्देबाब भी निकलता है। जी अयूबी साहब, देखें ये जो सैलाब आया है, क्या इसकी पेशीनगोई नहीं थी? बारिशों की पेशीनगोई नहीं थी? क्या अतलात नहीं थी? इन्होंने पहले मैनेजमेंट करनी थी, पहले अरेंजमेंट। 3 साल पहले जितना आया था उसका हिसाब नहीं लगा सके, नुकसान कितना हुआ है। जितना वो नुकसान हुआ है, अब उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये सारा इंतजामात गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, इन्होंने करने थे, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। सूबे की गवर्नमेंट थी, वो अपना फैमिली लेके जापान गई हुई थी और वहाँ पे वर्ल्ड एग्जीबिशन थी। मरीम नवाज साहब वहाँ पे CM साहबा गई थी नुमाइश में, तो हमें 50 फुट का स्टॉल लगाया हुआ था वहाँ पे पाकिस्तान का, और हमारे जो प्रोडक्ट थी वो पिंक साल्ट था, कुछ और नहीं था वो स्टॉल पे। 50 फुट का स्टॉल था हमारा, पाकिस्तान को जो मिला था, अलाट हुआ था, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट थी, साल्ट, पिंक साल्ट, नमक, बस वो लेके गए थे। और जितने वहाँ पे एक्सपेंसेस आए हैं, मीडिया पे आप लोग भी देखते हैं कि जो जहाज़ लेके गए थे उसका कितने डॉलरों में पर आज के हिसाब से था, उसका रेंट था, फिर बाकी वो ये सारे पैसे सैलाब की रोकथाम के लिए इस्तेमाल होने चाहिए थे। जो दरियाओं के साइडों पे जो बेड्स पे आबादियाँ बनी हैं, दुकानें बनी हैं, घर बने हैं, कुछ और चीज़ें बनी हैं। देखिए मैदानी इलाका है पंजाब जो है ना, जहाँ पे दरिया है, जहाँ पे सैलाब ने आना ही आना है। डैम तो छोटे छोटे बन सकते हैं, बड़े डैम तो पहाड़ी इलाके में बनेंगे। तो ये सारी चीज़ों का इनको एडवांस पता था, इल्म था, अंदाज़ा था, तो इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो ये हुकूमत की बिल्कुल नाअहली है। असल में यह है कि हुकूमत को और कामों से फुर्सत नहीं मिलती। उन्होंने गैर मुल्की दौरे करने हैं, फिर जब सैलाब आ गया, अब सिवाय फ़ोटो शूट के कुछ भी नहीं हो रहा। वो जाते हैं कश्ती में बैठ के। आशिफ साहब, प्रॉब्लम ये तो बहुत हो रही है। देखो पूरी मुतारक हैं, जगह जगह पे वो रावी पे भी देखो तक किया उन्होंने, कहाँ कहाँ कसूर भी पहुंची है, कहाँ मुल्तान पहुंची है। सिर्फ फ़ोटो शूट है। अभी हमारे गेस्ट बता रहे थे अली सैफ साहब कि मुखय्यर ज़ात को बढ़ चढ़ के ये काम करना चाहिए। तो उसकी भी सुन लेना कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पाबंदी लगाई दी है कि सिर्फ गवर्नमेंट के जिस पे CM की तस्वीर होगी वो राशन तकसीम होगा, कोई और मदद नहीं कर सकता। कौन सी बुराई वाली बात है? हमारे वज़ीर तस्वीर लग भी जाएगी किसी मुखय्यर ज़ात पे, तो क्या उनको देखिए, अब एक बंदा करना चाहता है तो उसको इजाज़त नहीं है, वो तकसीम नहीं कर सकता, DCO की इजाज़त होगी। तस्वीर भी नहीं लगाएंगे। और काठी वाले बैठे हैं, पहले वो चेक करेंगे उनको चीज़ों को, फिर आगे उनमें तकसीम करने की इजाज़त देंगे। ठीक है, वो चेक करें सारा कुछ। अब मंडी बहाउद्दीन में एक जगह पे बोर्ड लिखा हुआ है कि यहाँ पर जानवरों का चारा दस्तयाब है। मुंजानब डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन, ऊपर मरीम साहबा की तस्वीर लगी हुई है। तो मरीम साहबा सिर्फ फ़ोटो शूट कर रही हैं, नमोदो नमूश कर रही हैं, और सिर्फ जो पैसे हैं, बजट है सैलाब का, मखसूस बजट तो नहीं है,
जो गवर्नमेंट के पास वसाइल थोड़े बहुत हैं वो शूटिंग पे ज़ाया हो रहे हैं। हुकूमत ने कोई ऐसा एक्ट नहीं किया, कोई ऐसा अमल नहीं किया जिससे हम फ़ख्र से कहें जी उन्होंने कुछ किया। जो करते हैं अप्रिशिएट करना चाहिए। अब चीचावतनी के असिस्टेंट कमिश्नर हैं जवेद लखवेरा, वो पानी के अंदर चले गए, अंदर जाकर वो खुद मुतासरीन को निकालते रहे, लेकिन हुकूमत ने और कुछ नहीं किया। इस तरह के लेवल पे जाके काम करना चाहिए और देखना चाहिए कि लोग आसमानों के नीचे खड़े हैं, नीचे बैठे हैं। नहीं अच्छे साहब, दुनिया में बयानियाँ तो हर कोई बनाता है। पाकिस्तान में क्या, इंडिया में क्या, जहाँ भी कोई होता है सियासत में, वो हॉस्पिटल भी उसी के नाम से बनता है, स्कूल भी उसी के नाम से बनता है, कोई काम भी होता है उसी के नाम से बनता है। इसमें कौन सी बुराई है? बयानियाँ बनाने में कौन सी बुराई है? देखिए यूबी साहब, बुराई नहीं है। एक बंदा इधर भूखा मर रहा है, उसको रोटी चाहिए, उसको खाना चाहिए, तो पहले गवर्नमेंट से अप्रूवल लेंगे। ये भूखा मर रहा है, इसको हम राशन देंगे ना दें, और वो डिप्टी कमिश्नर अलाउ करेगा, वो अपना वो तस्वीर वाला थैला देगा, उतनी देर में खानदान के आधे लोग भूखे मर जाएंगे, आधे लोग सर्दी से मर जाएंगे। अच्छा नदीम भट्ट साहब, वाकई सलाब की तब्बा तारनियाँ तो हैं, जैसा आशिक साहब कह रहे हैं, ये बयानियाँ हैं। क्या वाकई बयानियाँ ऐसी मुश्किल हालात में बनाना कुछ ज़रूरी होता है? जैसे सैलाब आते हैं पाकिस्तान में, सबको पता है, वैसे हम इंडिया से लड़ते हैं, पानी छोड़ देगा, ये वो करेगा, लेकिन जब पानी आता है उसको हम सेव भी नहीं कर सकते। ये भी देखिए हमारे लिए सबसे बड़ा सवालिया निशान है। इतना हमारे 17,000 अरब के करीब हमारा टैक्स अहदाफ है। गैर मुल्की कर्जे 99,000 अरब रुपए से हम गैर मुल्की कर्जे जो हमने दिए हैं, इनमें हम इनको सदेबाद नहीं कर सकते। हमारी अगर इकॉनमी को हमने बेहतर करना है, एक बेहतरी की तरफ चल पड़ी, 374 अरब डॉलर पे हमारी इकॉनमी चली, इसका मतलब किस अलावा आ गया, अब क्या होगा? बड़े एक अहम टॉपिक पे आज आपने हमारी माशाल्लाह बड़े मोअज़्ज़ज़ दोस्तों के साथ हमारी एक नशिस्त रखवाई है। तो मैं इसमें बात करूंगा कि दुनिया में, जैसे मेरे बहुत मोअज़्ज़ज़ दीन आप सब लोग जानते हैं, दुनिया में सबसे बड़ा जो डिजास्टर है ना, ज़लज़लों का, याद रखिएगा, जो एक सेकंड में तबाही फैला देता है, वो जापान में आता है। लेकिन उसके लिए बयानिया के बाद वहाँ एक एग्जैक्ट एक्सेप्शनल काम होता है। देखिए उसकी बीम्स के 150 बिल्डिंग, मैंने वहाँ विजिट किया है, बिल्डिंग्स के अंदर ऐसे सरिया जात इस्तेमाल किए जाते हैं जिनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। यहाँ किसी भी बिल्डिंग का आप फ्लेक्सिबिलिटी का स्टैंडर्ड चेक कर लें, ना उस पर फ्लेक्सिबिलिटी है, ना उसका सीमेंट ठीक है। आप अपने रोड्स की एक्टिविटीज को देख लें, रोड की एक्टिविटीज इतनी खराब है। गुजारिश सुन लें, पूरी गुजारिश ये सुन लें। मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि जनाब पिछले दिनों मैं थोड़ा ना माशाल्लाह मौसूफा हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा बहुत अच्छी खातून है, बहुत पाकिस्तान के नौजवानों से, हर लोगों से मोहब्बत का जज्बा रखती है। मैं इस चीज को हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने पिछले दिनों 10 रुपए किलो टमाटर भी कर दिए। बड़ी गौर से सुनने वाली बात है। 10 रुपए किलो टमाटर, 50 रुपए के 5 किलो। आज टमाटर आप फूड पांडा पे चेक कर लें, 600 रुपए का है। इसकी वजह क्या है? उस तरफ आ रहा हूँ। सैलाब आते ही जितनी सड़कें बनी हुई थी वो टूट फूट का शिकार हो गए। आपको याद होगा लास्ट को मैं इस चीज पे इकोनॉमी पे आर्टिकल लिखता हूँ, मैंने तकरीबन 80 से 225 तक का चीनी का सफर जब आर्टिकल लिखा तो उन्होंने धरतली मची और उन्होंने स्पेशली 35 रुपए कम किए और लिख के लगा दिया कि यहाँ जनाब 173 रुपए किलो डीसी रेट है। लेकिन मुझे आज तक ये बताएं कि मेरी इस आर्टिकल लिखने के बाद गवर्नमेंट ने इस ऑब्जेक्टिव का सद्देबाब क्यों नहीं किया, जखीरा अंदोजों को क्यों नहीं पकड़ा? खासतौर पर जितने हमारे मजिस्ट्रेट हैं जो मार्केट में काम कर रहे हैं, वो सिर्फ 10 से 11 बजे तक एक जस्ट छोटा सा विजिट रखते हैं, गाड़ियां डब्बे भरे और वापस चले गए। बाद में उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनको नहीं पूछता वो कहाँ है, वो किधर है, वो क्या काम कर रहे हैं। देखिए इस चीज का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा तो पाकिस्तान दिन ब दिन जिस तरह कर्जों में डूबता चला जा रहा है, इस वक्त जितने अरबों का हम IMF के नीचे जा चुके हैं, याद रखिएगा कि मुझे इस चीज से अफसोस होता है कि हमारा आज से 3 से 5 महीने बाद पैदा होने वाला बच्चा भी, याद रखिएगा, लाखों रुपए का कर्जा ही है। अगर बच्चों को हमने, याद रखिएगा, कर्जे ही पैदा करना है, फिर हम कम से कम अपनी आबादी को कंट्रोल कर रहे हैं। आबादी आप चाइना की देख लें, उसका 24.5 ट्रिलियन का बजट, राइट, टैक्स भी इतने, ठीक है, सिर्फ 4 ट्रिलियन का खसारा मान लेते हैं, भी एक छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। क्या उनकी एक्सपोर्ट अच्छी नहीं? क्या उनकी इंपोर्ट अच्छी नहीं? क्या उनकी डेवलपमेंट अच्छी नहीं? क्या उनके तरक्याती कामों कोई प्रॉब्लम है? क्या आपको पता है मैं कितने विजिट कर चुका हूँ चाइना पे, जितनी मेरी तहकीक है, क्या वहाँ बारिशें नहीं आती? क्या वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती? हर चीज है यार, हर चीज करने का एक स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान से 3 साल बाद आजाद होने वाला मुल्क आज सुपर पावर की लाइन में खड़ा है। मैं तो उनको सुपर माजर के साथ आपके वर्ड्स को थोड़ा सा बयान करने की कोशिश करूंगा साथियों दोस्तों की इजाजत से। वो सुपर पावर नहीं है, वो सुपर जायंट बन चुका है। याद रखिएगा, 1.35 करोड़ लोग वो मेहनत ही करते जा रहे हैं। अच्छा नदीम भट्टी साहब, मुझे ब्रेक का जा रहा है, ब्रेक से पहले, चाइना में कोई अफलातून है या आपको आसमान सुथरे फरिश्ते हैं जो हमारे पाकिस्तान में नहीं हो सकता, वो जो वहाँ हो रहा है, फर्क क्या है, गलती कहाँ पे, जिसको हमें सुधारने की जरूरत है? लेकिन ब्रेक से बात नाज़रीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और साथ ही
वेलकम बैक नाजरीन। जी नदीम बख्श कि इस सिलसिले में आप चाइना के बजट की बात कर रहे हैं, चाइना की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तरक्याती अमल की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा अगर हम सिर्फ चाइना नहीं जा सकते तो अगर हम उनके प्रोग्रेसिव प्रोग्राम ही देखना शुरू करते हैं टिकटॉक पे या किसी चीज को, उनके सिस्टम से हम फायदा तो उठा सकते हैं, उसका निजाम को तो हम बात कर सकते हैं। गुजारिश ये सुनिए, 2013 मेरा विजिट था चाइना में, तो वहाँ 7G मूवमेंट काम कर रहा था। एग्जैक्ट हम 4G ऑब्जेक्टिव कर सकते, 3G ऑब्जेक्टिव कर सकते। माजरत के साथ ये दोस्त भी जो ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे थे कि हमारी टैक्स रिटर्न सिस्टम बैठ गया, नेट बैठ गया भाई उसका। अगर मैं शायद, क्योंकि वकला हजरात में सर टैक्स वाले बैठे हैं, शायद मैं गलत कह रहा हूँ, 111-227-227 उनका एक लिंक नंबर है। मैंने एक कमिश्नर से बात की, मैं कहा भाई आपको तो लिंक ही डाउन जा रहा है, आप कोई काम ही नहीं कर रहा, लोग आपसे राब्ता कैसे करेंगे? वो कहते सर कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। 1-2 दिन में जब ठीक हो जाएगा तो फिर आप हमेशा 24 तारीख को आप हमारे मैसेज क्यों देना शुरू करते जी, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो। भाई टैक्स भी दे रहे हैं, कौन सा बंदा है याद रखिएगा जो आइसक्रीम खाने पे टैक्स नहीं दे रहा, कौन सा बंदा है चीनी खरीदने पे टैक्स नहीं दे रहा, कौन सा बंदा है पेट्रोल भराने पे टैक्स नहीं दे रहा। ऑटोमेटिक हमसे टैक्स जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन टैक्स जब्त करने का मकसद ये क्या कि हम 12,000 स्कूल सिंध में हैं जिनका नामो निशान ही नहीं, वो 7,000 वहां तनख्वाहें ले रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं। जितने बड़े लोग हैं, फ्यूडल्स लॉर्ड्स हैं, वो याद रखिएगा वो तो अपने ही लोगों को लगवाते हैं टैक्स के बड़े हायर कमिश्नर कि इनको लगाना है। क्या वो उनसे टैक्स वसूली कर सकता है, टैक्स की बात कर सकता है? यूबी साहब माशाल्लाह 22 साल हो गए आपको ये इसकी टैक्स की वसाफत करते हैं। आप समझते हैं कि एक कमिश्नर जो किसी फ्यूडल लॉर्ड के रेफर से लगाओ क्या वो उससे बात करेगी तुम को टैक्स देने की कोशिश करो? इम्पॉसिबल। वो उसको ऐसी जगह फेंकेंगे। 111 इदारों को टैक्स एग्जम्पशन है सर। मुझे ये समझ नहीं आई ये क्या मतलब हमारे मामू के बेटे हैं? 5.87 ट्रिलियन का पिछले साल एग्जम्पशन था जो टैक्स छूट गया। अब आप ये देखें इसके सिलसिले में एफबीआर का क्या काम है? उनकी I&I जो है इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस विंग, उसकी मुझे डिटेल दे दें, मुझे कोई डिटेल दिखा दे। आज इंशाल्लाह नेक्स्ट आर्टिकल मेरा इसी चीज पे होगा, I&I काम क्या कर रही है उसकी डिटेल तो हमें कोई नहीं देता। आज तक कितने बड़े घरों को हाथ छापा हमारा, आज तक कितने बड़े घर पकड़े गए? पिछले दिनों 28 करोड़ रुपए का एक बंदे ने जब्त किया, ऑब्वियसली एक कमिश्नर ने, ठीक है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं। उसको मल्टीवेट करके उसको इधर उधर लगा दिया गया, अहमदाबाद लगा दिया गया। सर ये हमारे साथ पाकिस्तान में ये टैक्स रेफरेंस में मुसावात हो रही है। मैं टैक्स देता हूं, मुझसे जबरदस्ती टैक्स ले लिया जाता है, लेकिन मुझे इसके अगेंस्ट यूबी साहब आप आज जवाब दे दें कि मुझे मिलता क्या है? 2 नंबर रोटी 25 रुपए का नान, ठीक है। एक दफा बड़ी दफा सीएम साहब ने रोटी 2 रुपए की एक्चुअल लगाई थी, तो आज वो 25 रुपए की कैसे हो गई? नदीम साहब आप मैं इसी तरफ आपको लाना चाह रहा हूँ कि प्रोग्राम टाइम कम है, सैलाब सबको पता ही काफत है अल्लाह की तरफ से, चलो जैसे भी बट एवर जैसे भी है, ये भी ऐसे में तमाम पाकिस्तानियों को जहाँ सबके साथ खड़ा होना चाहिए। माफिया एक्टिव हो गया, हर चीज महंगी कर दी है, भूख से लोग मर रहे हैं, दूसरा हर चीज महंगी कर दीजिए। क्या इसको कंट्रोल करना अवाम काम है, हुकूमत का? देखिए इसमें सबसे पहले डिजास्टर की बात करेंगे, थोड़ी सी हिस्ट्री बैक जानी चाहिए। आपकी ये स्टूडियो के बिल्कुल पास ही डिजास्टर का ऑफिस है। क्या आइंदा उन्होंने कोई पॉलिसी वजह की? हुकूमत ने इसके ऊपर कोई बजट सेटअप किया? किसी ऐसे बंदों की प्लानिंग की? किसी CSS अफसर को वहां लगाने की कोशिश की? मेरे अंदाजे के मुताबिक वहां कोई CSS अफसर रहना ही नहीं चाहता। मैं अपनी पसंद की पोस्टिंग लूंगा, मैं उससे सिफारिश करा दूंगा, मैं जैद से सिफारिश करा दूंगा, मैं टॉम से सिफारिश करा दूंगा। देखिए अपनी पसंद के अगर आपने काम कर रहे हैं तो मकसद है कि फिर पाकिस्तान पे इतमादी का काम कौन करेगा? मैं फिर यहाँ बात करूंगा कि मरीम नवाज साहबा बहुत दर्द दिल का जज्बा रखती हैं आवाम के लिए, लेकिन याद रखें जो निचली मशीनरी है वो उनको कामयाब नहीं होने देती। इस पर भी एक सुपर सडक्टिव काउंसिल बननी चाहिए, एक टास्क फोर्स बननी चाहिए जो देखे कौन काम नहीं करता। बड़े साहब कितने टास्क बनवाएंगे? अब सुबह घर से निकलते हैं, शाम तक जब दफ्तर से पहुंचते 6 नाके लगे होते हैं, कभी पैरा पुलिस वाले फोर्स वाले खड़े होते हैं, कभी वो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं, कभी पुलिस वाले खड़े होते हैं, कई दिन। देखिए यहाँ हर बंदा, हर डिपार्टमेंट ये कोशिश करता है कि मैं आपको ऐसी गाय ला के दूंगा जो आपको 10 मन डेली का दूध देगी। 10 मन दूध देती है? नहीं देती। लेकिन ट्रैफिक ने एक साल में 12 अरब रुपए के चालान कर लिए, ठीक है। वो किस मद में गए? किस गरीब को? कल सुने, कल एक रिक्शे वाला खंबे पे चढ़ गया, वो कहते मैं जान दे दूंगा, लेकिन उसने अपने बच्चों को देखा रोते हुए, वो वापस आ गया। देखिए इन हालात का क्या ये इस मल्टीमीडिया से गवर्नमेंट को पता नहीं चलता शाम के साथ क्या ज्यादती हो रही है? 2000 का चालान, यार ये कोई मजाक है? पाकिस्तान के गरीबों के साथ, ये तो पाकिस्तान के गरीबों के साथ 1.5 अरब रुपया एक माह में चालान की मद में जमा हुआ है। अब साहब आपकी इजाजत से बात करता हूँ, यहाँ तो गरीबों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, ज्यादती की जा रही है। कौन लोग ऐसे आगे यहाँ बैठ के पाकिस्तान में जिनको मैं घुस बैठिया ना कहूँ तो क्या कहूँ? पाकिस्तान की बेहतरी यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा। एक बंदा तो 2000 की दिहाड़ी नहीं लगाता। एक आप छोटी सी मिसाल सुन लें, एक रिक्शे वाला किसी से रक्षा बोरो करता है या वो यंगुर चलाता है, यू ड्राइव चलाता है, वो 2000 की दिहाड़ी नहीं है। 2000 का अगर चलान कर ले, यहाँ तो बैठे एक CTO या DIG कह देते हैं जनाब मैंने आज इतने चलान करा दिए। आप ये देखिए, आप अवाम को
क्या सहूलत फराहम कर रहे हैं। हमें नहीं चाहिए भाई ऐसे ऑफिसर। प्रसाद ये तो है ना, एक सीएसएस ऑफिसर सारा गाड़ियों के प्रोटोकॉल में, असरान के प्रोटोकॉल में एक रेहड़ी वाले की रेहड़ी तोड़ देते हैं जाके कि वो 2000 के किले जो लगा के बैठा है उसको तोड़ देते हैं। लेकिन आज तक हम इनका सदबाब नहीं कर सकते। दूसरे मुल्कों में वो और अलहदा जगह दी होती है, अलहदा काम करने के लिए जगह दी होती है, क्यों नहीं करते हो? इंस्पेक्टर लाखों रुपए की दिहाड़ी क्रीम ब्लॉक से लगाते हैं, लाखों रुपए की दिहाड़ी वो ये हार्ड रोड से लगाते हैं। देखिए उसको खत्म करने के लिए भी एक टीम बनानी पड़ी जिसको पैरा फोर्स दिया, जिसको अरबों रुपए के हमारे पैसों से उसको डेवलप किया गया। नो डाउट कि वो बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन हाउ लॉन्ग? उनका भी पेट लगा हुआ है, उनको भी पानी पीने की जरूरत पड़ेगी, उनको भी सिगरेट फ्री चाहिए होगा। मैं किसी को तोहमत नहीं लगा रहा, लेकिन हकायक क्या, याद रखिएगा पेट की आग दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन आग है। लोग तो मौलवी कहते हैं ना, ये कुरान में भी शायद लिखा है कि दोजक की आग सबसे डेंजरस है। मैं कहता हूं पेट की आग सबसे डेंजरस है कि जो उसका वर्जन चेंज कर देती है, उसका ईमान डोल जाता है। याद रखिएगा अरबों रुपए का टैक्स गवर्नमेंट को चला जाए, उसके अगेंस्ट हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर रहा है। सिर्फ लाहौर की तरफ आप 2 मिनट के लिए बाहर निकले, नवाही इलाकों की तरफ देखने की कोशिश करें, आज 400 से 600 रुपए का टमाटर कैसे किलो हो गया। यूबी साहब ये भी सवाल उठाएं, जखीरा अंदोजों को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा? जखीरा अंदोज भी इस चीज में याद रखिए माफिया का हिस्सा है, इनको क्यों नहीं पकड़ा जाता? मैं तो यहां से आपके इस प्रोग्राम की तवज्जो से बात करूंगा। सबसे पहले पैरा फोर्स का जो ऑब्जेक्टिव, मैंने उसका रूल पढ़ा है, उनको सबसे पहले इस तरफ लगाएं कि लोगों ने जो 2-2, 5-5, 10-10 कनाल के जहां 1-1 लाख चीनी की बोरी स्टॉक की हुई है, उनका क्या जिम्मा है? उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? पुलिस क्यों नहीं पकड़ती? पैरा फोर्स क्यों नहीं पकड़ती? देखिए अरबों रुपए इनकी डेवलपमेंट पे लग रहे हैं, लेकिन जो है ना, हमें रिवर्स ऑब्जेक्टिव आने चाहिए। याद रखिएगा यही खतरनाक असूल हमें मिलते रहे तो पाकिस्तान 70% आबादी हमारी जो देहातों से बिलोंग कर, और जिनका खाना पीना जमीन से है, उनका क्या, उनका सदबाब क्या हो? जिनको बड़ी हुकूमत की तरफ से चेक भी दिए जाते हैं, लेकिन चेक भी कैश नहीं होते। आपकी इसी मौजूद से मैं पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के लिए एक पैगाम देना चाहता हूं। याद रखिएगा CSS करके सुपीरियर सर्विस आती है। वोट का लेवल क्या है? सिर्फ अंगूठा छाप या सिर्फ उसका एक वो बनना चाहिए, बादल के साथ गंवार है, अनपढ़ है, गूंगा है, बहरा, उसका वोट काउंट होता है। क्यों ने पाकिस्तान में ऐसे स्टैंडर्ड बनाए जा रहे हैं कि एक पढ़ा लिखा बंदा वोट का इख्तियार इस्तेमाल करे? उससे कम अज कम मैं चाहूंगा आपके प्रोग्राम से इस वजह से बात करूंगा, बल्कि IMF को भी प्रोग्राम का गवाह बनाऊंगा कि यहां वो बासहूलत और बाशऊर लोग वो लोग वोट दें कि जो कम से कम FA या उन्होंने, यहां FA पास एक MPA बन जाता है, कल उसके पास करोला है, आज वो फॉर्च्यूनर में घूम रहा है। इसका ड्यूरेशन 6 महीने का। यूबी साहब मुझे आप तो बताएं, ये 6 महीने में फॉर्च्यूनर उसके पास कैसे आ गई? उसके पास कौन से बंदे हैं? उनके पास कौन सा जुजमंतर, कौन सा उनके पास जादू का चिराग है कि उसने 6 महीने फॉर्च्यूनर ले ली, 24 करोड़ रुपए की जगह उसने कोट राधाकृष्ण में ले ली? इस सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूं रवि साहब, ये हो क्या रहा है पाकिस्तान में? चाइना वाला हिसाबी निज़ाम लाए, अरे सऊदी वाला हिसाबी निज़ाम लाए, जिसका हम मसाले देते हैं। ऐसे मुल्कों का अडॉप्ट करें हिसाबी निज़ाम। चलिए हम चाइना की बात करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम, एक बंदे की करप्शन साबित हुई, उनको फांसी लगा दिया। हमें एक करप्शन साबित होती है, वो 4 अरब रुपए की करप्शन करते हैं, ठीक है, 1 अरब देके अंटाई करप्शन से छूट जाते हैं। सिस्टम क्या है भाई? रात को शराब पकड़ी जाती है, दूसरे दिन शहद बन जाता है। शायद बन जाता है। ये देखिए सियालकोट के, मैंने ऑब्जेक्टिव से बात की, यहाँ बात करना बहुत जरूरी है। मैंने उनसे कहा भाई ये 24 करोड़ ने 300-400 बोतलें पकड़ी। मैं कहा यार तुमने बड़ा अच्छा शराबें पकड़ी हैं, वेरी गुड। मैंने उनके DPO से बात की, उन्होंने ऑब्जेक्टिव का। मैं कहा जी मुझे ये बताएं कि यही जब शराब दोबारा घूम घूम के रिसाइकिल होना शुरू कर देती है, उस बंदे का मैं नाम नहीं मेंशन करता, उस DPO ने यकीन करे ऐसी इंटरनल वोकेशन के साथ ऑब्जर्वेशन की, उसने 54 बंदे पुलिस के डिसमिस कर दिए। पंजाब की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। उस बंदे का नाम फैसल शहजाद है, याद रखिएगा। वो बहुत ईमानदार शख्स है और कॉम्प्रोमाइज करने वाला बंदा नहीं है। उसने 54 लोगों को, जिसमें सब इंस्पेक्टर तक शामिल थे, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया। उनको कहा, उसने क्या कहा, मुझे विजन चाहिए वजीर आला का विजन, मुझे ड्रग फ्री पंजाब चाहिए। उसकी लिमिट, उसकी डोमेन सियालकोट तक थी। मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा और यकीन जाने मैं उसको आज तक नहीं मिला। मैं उसकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं उसके सिस्टम के ऐसी काम तारीफ कर रहा हूं। मैं आज तक उससे नहीं मिला उस बंदे से। मैं, आपका कैमरा, ये प्रोग्राम इस चीज का गवाह है कि मुझे कल कोई दिखा दे, मैं उसे हाथ भी मिला दूं, कभी मुलाकात नहीं हुई। सिर्फ व्हाट्सएप पे बात होती है, डिटेल लेते हैं कि आप ये काम कर रहे हैं, हमने आपके ये ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। पाकिस्तान है, हर चीज बंदा कर्जे पे कर्जा चढ़ता जा रहा है, तबाह तरीन काम है यहाँ। मैं इकोनॉमी की जब बात करता हूँ, थोड़ी स्टेबल हुई थी अब, लेकिन 3-4 साल से जमींदार को बहुत ही मार पड़ फसलों में। अब रही सही कसर सैलाब नहीं है।
पूरी कर। अब हमारे बॉन में की सूचना क्या होगी और किस तरह उन लोगों को खड़ा किया जा रहा है? सबसे पहले आप कहते हैं जी हमने सबसे पहले आज से 3 महीने पहले एक सीएम का बड़ा अच्छा वर्जन था कि हमने सब्जियां सस्ती तरीन कर दी। यकीन करें दिली खुशी हुई है, गरीब आदमी सब्जी आराम से खा सकता है। फिर बता रहा हूँ आलू का रेट, प्याज का रेट यकीन जाने ये तकरीबन 70% बढ़ गया। किस वजह से? डिजास्टर, ये ब्लॉकेज ऑफ रोड्स, टूटे फूटे का अमल। लेकिन उसके साथ साथ किसान पैकेज में किसान को क्या मिला जी? ज़रूरी दोयात के ऊपर टैक्स लग गया। आप देखें उसने ट्यूबवेल चलाना है, किस चीज़ से चलाना है? पानी से नहीं चलता, वो डीजल से चलता है, पेट्रोल से वो चीज़ चलती है। उसने या तो 2 नंबरी करनी, 2 नंबरी वो कर नहीं सकता, लेकिन जो डीजल वहाँ आएगा वो महंगे दामों आएगा। यहाँ एक इमेज बरकरार किया जाता है कि जनाब IMF की कल तारीख है और हम इस तारीख को वापस कर्जे लेके कामयाब होंगे। कर्जों की डिटेल क्या होती है? वहाँ सिर्फ लिख के दे दिया जाता है कि जनाब हम आज रात से 12 रुपये को पेट्रोल बढ़ा रहे हैं। याद रखिएगा 24 करोड़ अवाम, चले मान लिया ईरान से जो पेट्रोल आता है वो हम उसको कहते हैं ना कि आप जमजम कह देते हैं, लेकिन दूसरा पेट्रोल जो आ रहा है वो आपने भी अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जितने हमारे स्टूडियो में ये दोस्त हमारे बैठे, इन सब ने 12 रुपये महंगा लीटर पेट्रोल यूज करना है। जब 12 रुपये लीटर पेट्रोल यूज करना है, रातों रात इतनी आमदनी हो जाती, उसमें करप्शन नहीं होती, वो ऑटोमेटिक IMF की एक किस्त अदा हो जाती है। बाकी जिस तरह सिस्टम है, आप रिबेट की बात कर लें, रिबेट ले लें, सालों साल लग जाएंगे। अगर आपकी वाकफियत है लंगड़ियाल साहब से या मिनिस्टर साहब से या किससे, या आप में इतना दम है, माशाल्लाह आप तो साफी है ना, आप इस चीज को समझते हैं, आप में इतना दम है तो आप ही काम करवा सकते हैं। लेकिन उनसे कोई काम करवा जाए, इतने सर्द मोहरी का शिकार ऑफिसर वहां बैठे हैं, जब तक उनके बारे में एक बाकायदा तहरीर ना लिखी जाए वो आपको अपना मानते नहीं है। वो आपको कहते हैं कि आप गाजर मूली हैं और लाइन में खड़े हो जाएं। तो पार्लियामेंट में भी नूर आलम खान साहब ने ब्यूरोक्रेसी को बड़ा खींचा है। वो सबसे ज्यादा करप्शन ब्यूरोक्रेसी करती है, सियासतदान तो कर दी नहीं है। तो भाई शायद वो उनका सियासी बयान हो, माजरत के साथ इस पर भी बात सोच लें, शायद वो सियासी बयान हो। मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, कम से कम उन्होंने बोल तो दिया, लेकिन याद रखिएगा काम के कहने में, सुनने में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में यूबी साहब फर्क होता है। अली साहब, आप पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन की चल रहे हैं, दूसरा सैलाब की भी तरह तबाहकारियां हैं, रूल ऑफ लॉ के मसाइल हैं, आप उनको किस तरह देखते हैं? इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, असल में सैलाब जो है वो एक आफत की सूरत में जो है वो हमारे मुल्क के ऊपर आया है। इस वक्त जो सिचुएशन है, ये नहीं है कि उससे कोई एक सूबा जो है वो मुतासिर हो रहा हो या कोई एक शहर मुतासिर हुआ हो, बल्कि पूरा मुल्क जो है वो मुतासिर हुआ है। और ये इस मरतबा, क्योंकि सैलाब और बारिशें जो हैं वो तो हमेशा से आती भी रही हैं, होती भी रही हैं, लेकिन इस मरतबा जो है वो कुछ ज्यादा जो है वो आया है, सैलाब आया। और उसकी सूरत हाल ये कि इस मरतबा जो हमारे पूरे मुल्क में और पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वेदर की जो सिचुएशन है, जो चेंज आया है, उसकी वजह से जो है ज्यादा जो है वो बारिशें भी हुई, जो इंडिया ने जैसे वो हमेशा किया करते हैं, और उन्होंने जो है वो पानी हमारी तरफ हमारे दरियाओं में छोड़ा, तो उसकी वजह से जो है वो यानी सैलाब की सूरत हाल से जो है वो हम नाबर्द आजमा हैं इस वक्त। और बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है इस वक्त मुल्क की, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मुल्कों में आफात जो है वो आया करती हैं, ये कोई नई बात नहीं, अल्लाह की तरफ से होता है, कभी उतार कभी चढ़ाओ, ये तो चला करता है। लेकिन उसके लिए ये भी जरूरी है कि हमारे पास जो है वो वसाइल जो है वो उनका होना बहुत उनका जरूरी है। तो उसके सद्दे बाप के लिए जो है वो जाहिर है वसाइल जो है हमारे पास इतने होने चाहिए। हमारे पास लोगों की जानों को बचाने के लिए जो है वो हमारे पास वसाइल होने चाहिए, उनको जो बर वक्त इस वक्त की सिचुएशन है कि लाखों लोग जो है वो हमारे खुले आसमान तले जो है इस वक्त रात और दिन बसर कर रहे हैं अपनी बीवी और बच्चों के साथ और अपने माल और मवेशियों के साथ, और उनकी जो जायदाद और जो फसलें हैं, जो उनका साजो सामान है, वो सब तबाह हो चुका है इस वक्त। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ी इस वक्त जो है हम क्रिटिकल पोजीशन में है। हमारा पाकिस्तान जो है, हमें चाहिए कि हम इसमें हर बंदा जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करे, वो हुकूमत का भी साथ दे, मौके पे जाकर और लोगों के जो है वो काम आए, उनको खुराक भी मुहैया करे। और इस वक्त जो सबसे अहम चीज है वो वहां पर उनके लिए जरूरियात जिंदगी की जो लवाजमात होनी चाहिए, जिसमें टेंट पैकिंग है उनकी, और जो उसमें खाने का ज्यादा से ज्यादा रेंज होना चाहिए, बिस्तरों का रेंज होना चाहिए। रात और दिन की सूरत हाल जो वो बड़ी तेजी के साथ तब्दील होगी, सर्दियों की तरफ जाएगी। अली साहब, देखो वही हजरात काननी मेरी नमक ये कामों में कि बटर का हर बंदा ऐसा ये मुखरी हजरात नहीं काम ही हुकूमत का वो काम है, इसका सदबाब आज तक इसके लिए कोई बजट में पैसा रखा जाए,
या जो गैर मुल्की कर्जा था उसमें से कुछ पैसे भी वो इस पे लगा के इसको डैम बनाए जाएँ। दूसरे कालाबाग डैम है, हमारे बहुत से मसाइल हैं, जिसको आज तक हमारी कौम मुतफ़िक नहीं हो सकी। वो ज़रूरी है या फिर हर साल हमने या 2 साल बाद जब सैलाब आना है, इसी तरह रोना है, इसी तरह फिर मदद माँगनी है, इसी तरह लोगों से कहना है, दावे करने हैं? बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि हम यकीनन हमें इसका सद्देबाब करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है, वो हमारे मुल्क में जो है वो डैम्स का बहुत ज़रूरी है कि हम उसको जो है वो डैम्स बनाएँ। और कालाबाग डैम जो आज से कई सालों से एक इश्यू है, हम आज तक इस बात से निकल ही नहीं रहे, फैसला ही नहीं कर पा रहे। मुल्क में जो है वो इतना बड़ा डैम होना चाहिए कि जो सारे का सारा सैलाब की आफ़ात को रोक सके और पानी जो है ज़ाया हो जाए। और ये सारी की सारी चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं। और मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट का जो है वो तो बिल्कुल इसमें बिलाशुबा कि हर आने वाली आफत के लिए गवर्नमेंट को, हुकूमतों को अपने वसाइल और अपने बजट में जो है वो मुमकिना जो आफात हैं उनके लिए एक बजट जो है उसको मुख्तस करना चाहिए। सब आम ये बताइएगा, पहली बात सदर ममलिकत पाकिस्तान है असल ज़रदारी ने साइन कर दिए हैं, इसने पाक कानून बनाया है 10A10 अगर 10A की कोई खिलाफवर्जी रिपीट करेगा इलेक्शन में, तो वो उसको लाइसेंस भी मुअत्तल कर दिया जाएगा, उसको बहुत से एक्शन भी लिए जा रहे हैं। पंजाब बार कौंसिल ने भी 2-3 लोग बुला के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं, ना खाना भी दे सकता है, ना कोई बैनर लगा सकता है, ना कोई अपनी एक्टिविटी इस तरह कर सकता है। इस पे आप क्या कहते हैं, ये दुरुस्त अमल है, मुखला को रोक पाएगी पंजाब बार कौंसिल कानून पे अमल कर हो पाए? कानून हमेशा बनते चले आए और होते चले आए। असल में वुकला का जो इलेक्शन है वो हमेशा से चार्मिंग रहा है और उसका चार्म जो है इसी उसमें होता है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट और अपने जो है दोस्तों की तबाजे जो है उसको बढ़ चढ़ कर जो है वो करें। तो असल में ये 5 साल बाद ये जो पंजाब बार काउंसिल का इलेक्शन जो है वो आता है, ये 5 साल बाद आता है। फिर कमर्शियल बन गया। अब तो 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक चला गया इलेक्शन। वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हमें इस बात का सद्देबाब जो है यकीनन करना चाहिए। इस कदर मैंने ये भी नहीं मैं कह रहा कि हुकूमती अमल जो है वो दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि इलेक्शंस जो हैं वो उसमें बड़ा अमल दखल है इन चीजों का, यानी उसमें हमारी एडवर्टाइजमेंट का बड़ा अमल दखल है, उसमें लोगों की तबाजे का बड़ा अमल दखल है। और ये असल में ये एक रिस्पेक्ट होती है, अपने दोस्तों की रिस्पेक्ट जो है उसको जो है उसके लिए ये हुआ करता है, होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होना चाहिए, इसकी एक हद मुतय्यन होनी चाहिए। इस कदर ना हो कि वो जो है इसराफ में जो है वो शुमार होना शुरू हो जाए। लेकिन बाहर सूरत जो हमारे इलेक्शंस का एक चार्म है और जो चीजें हैं हम उनको कम करना भी चाहें तो वो नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। एहतसाब निज़ाम की जब बात थी, जब वकला के इलेक्शन आज 78 साल में, तो वो तो रूटीन से हर साल होते और हर साल एक ज़ाब्ता अखलाक निकलता है। इस दफ़ा भी ज़ाब्ता अखलाक बड़ा सख्त निकला है, उसको 10A का 10B का। अब आप पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन को या दूसरे इलेक्शन को ये खाबे शाबे बंद हो जाएंगे तो वकला का क्या गुजरेगी? ये जो तरमीम हुई है ये होनी चाहिए और इस शर्त के साथ होनी चाहिए कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो प्रोफेशनल वकील हैं वो नुमाइंदगी उनके पास आएगी। प्रॉपर्टी डीलर हम टर्म बोलते हैं, जो सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए आते हैं, हमारे वोट लेने के लिए आते हैं, वो प्रैक्टिसिंग लायर नहीं होते, वो उनकी जो है वो टीम ख़त्म हो जाएगी और जो ओरिजिनल है प्रोफेशनल वकीलों की नुमाइंदगी होगी और वो इलेक्शन जीतेंगे। और इसी तरह होना चाहिए, जो मैं इलेक्शन लड़ सकता हूँ वो और भी लड़ सके। ये नहीं कि एक मखसूस तबका इलेक्शन लड़ेगा, जिसके पास करोड़ों रुपए होंगे एक आम वकील नहीं लड़ सकता। तो इसके ज़रिए अगर इस पर अमल दरामद होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और होना चाहिए, तो वो अच्छी बात है। पाकिस्तान बनाने में वकला का बहुत अहम किरदार है, पाकिस्तान की हर तारीख में वकला का बहुत अहम किरदार है और ये रोल मॉडल बनेंगे तो कुछ शायद वो हो जाए। आप समझते हैं कि निज़ाम में भी, इंसाफ के निज़ाम में भी वकला का जो किरदार है मौजूदा हालात में दुरुस्त है? देखें जी, जो भी आज तक मूवमेंट स्टार्ट हुई वो वकला ने की है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाबी हुई है। तो इंसाफ की जो फराहमी है वकला उसके लिए कमिटेड है, अपना फ़र्ज अदा करते हैं, लेकिन हमारा जो सिस्टम है वो ठीक नहीं है। सिस्टम किसने ठीक करना है सर? रूल आप ला किसकी जिम्मेदारी है? ये रूलर की जिम्मेदारी है, लेजिस्लेशन उन्होंने करनी है, कानून साजी उन्होंने करनी है, वकला ने उस पर इम्प्लीमेंट करना है, कानून साजी तो उन्होंने करनी है ना। 26 तरमीम बना दी थी, कानून साजी तो हो गई, अब 27वीं तरमीम भी आने वाली।
अनुशासित हुकूमत कर रही है। वो कर रही है, लेकिन जो सिस्टम की खराबियां हैं इंसाफ के फरामी में, वो अभी तक नहीं हुई। वो किसी एक मकसद के लिए 26वीं तरमीम की गई है। जितने भी कानून अमेंड हो रहे हैं, जितनी भी नई तब्दीलियाँ तरमीम आ रही हैं, उसका गरीब आदमी को कोई फ़ायदा नहीं है। अशरफ जनाब साहब, सैलाब भी है, आप गोशवारे भी तारीख है, ऐसे में आप समझते हैं गोशवारे को छूट मिलनी चाहिए, लोगों को उसको टैक्स छूट मिलनी चाहिए, या डेट एक्सटेंड होनी चाहिए? देखिए जी, यूबी साहब ने पहले भी कहा था कि जो डेट एक्सटेंशन के हवाले से है वो तो एफबीआर जो है लाजमी डेट बढ़ाएगी, वो तो हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 90 डेज के हवाले से ना। वैसे में 30 डेज टू 60 डेज वो इन लोगों का सलाम भी सोचता है, वो किस तरह गोशवारा है अब लोग? अब तो वैसे गवर्नमेंट को एमनेस्टी देनी पड़ेगी। जो ऐसे फ्लड एरियाज हैं उनको रिलीफ देना चाहिए कि इस साल वो टैक्स रिटर्न से जो है वो देखिए, जहाँ जहाँ पे लोगों की फैक्ट्रीज में पानी है, जहाँ पे लोग बेरोजगार हुए हैं, और सियालकोट जैसा एरिया है जो ऐसे चनाब में कई इंडस्ट्रियल एरिया में पानी गया है, लाहौर में कई जगहों पे ऐसा हुआ है, आपने देखा भी होगा कई मीडिया चैनल्स पे भी। तो मैं समझता हूँ उस हद तक तो गवर्नमेंट को, जिनके साथ ऐसा कोई हुआ है, उनको गवर्नमेंट को चाहिए उनको सपोर्ट करे, उनका जो फाइनेंशियल लॉस हुआ पूरा करे। और जो मैं समझ रहा हूँ गवर्नमेंट जो है ना, इस दफा में भी जो टैक्स पेयर्स हैं उन पे भी कोई फ्लड रिलीफ के वाले से कोई टैक्स चार्ज करने के प्लान में है, क्योंकि ये नेशनल डिजास्टर है, बड़ा ह्यूज लेवल पे आया है। जैसे लास्ट भी हमने देखा आज से काफी साल पहले जब सैलाब आया या अर्थक्वेक को आया 8 अक्टूबर को, जब 10 साल पहले आया, उसमें भी आपने देखा कि उसमें भी गवर्नमेंट ने अर्थक्वेक का जो फंड बनाया था और लोगों से टैक्स पेयर्स जो थे उनसे ये एमनेस्टी के जरिए पैसे लिए गए थे। तो इस तरह का सिस्टम होगा। लॉर्ड चैम्बर ने भी अपना एक फंड, अभी नदीम भट्ट साहब ने सवाल उठाया था जी, लोग कौमी फ्रेजा क्यों अदा, अभी टैक्स जिन्हें रिटर्न देनी है उसको क्यों टैक्स देने का क्या फायदा है? देखिए पहला फायदा तो ये एक ओब्लिगेशन है, एज अ जिम्मेदार शहरी होने के नाते, एज अ कोई भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान या पूरी दुनिया में जो भी शहरी होते हैं, हुकूमतों को अपनी इनकम में से जो अपना मसूल हिस्सा रियासत तय करती है टैक्स अदा करना पड़ता है। देखिए टैक्स के बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता, टैक्स देना जरूरी है। ये अब जो है क्वेश्चन राइज होता है अपना हुकूमती अनासर पे कि हमारी जो हुकूमत है, जो रियासत है, ये आवाम को क्या फैसिलिटेट करती है, वो टैक्स पेयर्स को क्या फैसिलिटीज दे रही है। आया कि टैक्स पेयर्स के जो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, तालीम लेंगे, या उनके जो मेडिकल ट्रीटमेंट, उनकी फैमिलीज या उनको जो अच्छी ट्रीटमेंट दी जाएगी, इस हवाले से देखा जाएगा कि टैक्स पेयर्स को क्या बेनिफिट्स हैं और टैक्स नॉन फाइलर्स हैं उनको क्या नुकसान आता है। देखिए पहला नुकसान और फाइलर को ये फायदा है कि फाइलर्स के रेट्स और टैक्स नॉन फाइलर्स के रेट्स के डिफरेंस है। प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई ट्रैवल करते हैं, प्रॉफिट ऑन डेट बैंक से कोई इंटरेस्ट लेते हैं, या अदरवाइज कोई भी चीज खरीदते हैं, सेल परचेज करते हैं, तो फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की इन्होंने लिमिट तय कर दी है। इवन कि उन्होंने ये कह दिया कि नॉन फाइलर्स जो है वो 5 मिलियन से ऊपर की खरीदारी भी नहीं कर सकता। इस वाले से फाइलर्स होना उन लोगों को जरूरी है जो एक टैक्सेबल इनकम 6 लाख से अबव इनकम रखते हैं, और उनको गोशवारा देना चाहिए कि ये एक एज अ जिम्मेदारी है। टैक्स लाजमी दे, हर बंदा टैक्स देखे। अभी भी हमारे देखें कि 22 करोड़ की आबादी में यूबी साहब 5 मिलियन लोगों को टैक्स रिटर्न्स दिए लास्ट ईयर में, उसमें देखिए रेवेन्यू पोटेंशियल केसेस बहुत कम है। ये भी है ना, अब जिस तरह ये डेट एक नहीं बढ़ाते, अगर 25 लाख पीछे रह जाते हैं, एयरटेल में जाने के लिए 1000 रुपया जुर्माना पे करना पड़ता है, 25 लाख का 1000 जरब दे ले तो वो भी तो मुफ्त के पैसे आ जाने हैं ना। लेट फाइलर है उनको भी उन्होंने कोई फाइलर कैटेगरी में नहीं डालते। 1000 से 4 जमा करा के भी क्यों आता है, जो आपका गोशवारा बनता है वो टाइमली अदा करें। आपका जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को लाजमी दे, आप अपना हक अदा जरूर करें। गवर्नमेंट भी इंशाअल्लाह उनको भी चाहिए कि वो जो आम फैसिलिटीज हैं लोगों को दे। क्या हुकूमतों को पता नहीं हमारे मुल्क में क्या मसाइल हैं? सब पता है। ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है, कोर्ट कचहरी में क्या मामला चल रहे हैं, थाना कल्चर आज भी वैसे ही है वैसा है। जैसे भट्टी साहब ने बड़ा डीपली एक्सप्लेन किया, इसको ब्रीफली दिया, तो मैं समझता हूँ कि अब इन चीजों को हमें देखना चाहिए। तो वफाक को और सूबों को अब इस मौजूद हालात में क्या किरदार अदा करें? इसका सीधा सा जवाब है, आपको सूबों की तकसीम करनी पड़ेगी। जितना लिमिटेड आपके पास बजट होगा, जितनी लिमिटेड आपके पास इन्वेंट्री होगी, उसकी ऑब्जर्वेशन होगी, उसी ऑब्जर्वेशन के साथ सीधा सीधा आपका चेक एंड बैलेंस सीधा आएगा। याद रखिएगा कि आप ये एफबीआर के डिपार्टमेंट ने एक दफ़ा मुझे एक बात की, उनको जी करप्शन करने वाला करप्शन तो कर लेता है, वो यहीं आगे फिर करप्शन ठीक भी कर लेता है। ये बात है। याद रखें, पाकिस्तान में जो तरक्याती सिस्टम मुसावात के साथ इज्तिमाई लेवल पे ठीक नहीं होगा तो पाकिस्तान का कोई बच्चा या बंदा तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ नशा ख़त्म नहीं हो रहा, लोगों के नशे ख़त्म नहीं हो रहे, लोग नशे में डूबते जा रहे हैं। पुलिस सर्कुलेट कर रही है। पिछले दिनों में मस्ती गेट में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें एक बंदा थाने के अंदर चर्च रख के बैठा हुआ है। वो एक, अगर ये सिस्टम ठीक नहीं होगा, देखिए मैं फिर यहाँ अप्रिशिएट करूँगा मैडम मरीम नवाज साहबा ड्रग फ्री पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। वो खुद एक खूबसूरत शख्सियत और खूबसूरत जहन की मालिका हैं। वो चाहती हैं पाकिस्तान हरा भरा खूबसूरत तरीन, चाइना से भी ज़्यादा अच्छी तरक्की करे। देखो, जो उन शायर बताए जाते हैं तो वो तो उन पे अमल होता है ना। अगर उनको कोई बताने वाला जो छोटे छोटे मसाइल
जब तक नहीं खत्म हो गया सर माशाल्लाह वो बहुत समझदार है, ऐसी बात नहीं है, उनका अपना एक हल्का भाव है, हर चीज़ को समझती हैं कि वो हर रमूज़ अकाफ को समझती हैं। ये नहीं कि वो किसी बंदे की गलत बात सुन के उनको गलत जवाब दिए ही। माशाल्लाह वो बड़ी ज़हीन है। आप इससे अंदाज़ा लगा लें पुलिस की पैरामीटर जो भी उनको रिपोर्टें जाती रही, उन्होंने अपना शिकायत छाल अपना बना लिया। क्या आप उनको क्या समझते हैं कि गैर मुनासिब बात की उन्होंने कहा डायरेक्ट सेस मेरे तक आए, अगर कोई इशू पुलिस का भी होगा मैं एकदम से पहले इसको सीधी कर दूंगी। सर कोई बात है, इसको तो आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा ना कि मैडम खुद डायरेक्ट कर रही हैं। देखिए पाकिस्तान में जब तक, याद रखिएगा, तरक्याती कामों का सिलसिला शुरू नहीं होगा, मेरे बड़े फाजिल दोस्त इनका नाम मैं भूल गया हूँ, हम जापान गए हैं नमक बताने के लिए, छोटी सी गुजारिश सुन लें, पाकिस्तान में नमक अगर 5 रुपये किलो का एक्सपोर्ट होता है तो वही एंटरप्रेन्योरशिप का लेवल बन के भारत उसको 55 रुपये का आगे एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम बेवकूफ़ कहलाए कि वो कलबंद कहलाए। इसका वाज़ेह तौर पे आप साहब से और फ्यूल से पाकिस्तान की तकदीर बदली जा सकती थी या गैर मुल्की कंपनियां कह रहे उठाए? वो तो उठाएंगी, उनको तो चाहिए, वो फिर अपने राइट्स ले लेंगी। या बन्नू के पास क्या हो रहा है, ये अब सुईगा जो ख़त्म हो रही है वो उसका सिस्टम बना लेगी। आगे बलोचिस्तान में क्या हो रहा है, ठीक है, वो जब कोई चीज़ सिस्टम ले लेंगी, अपने राइट्स ले लेंगी, आपको रिजर्व कर देंगी, आपका कोई आप उसके ऊपर अगेंस्ट काम करने की कोशिश करेंगे, वो IMF से बात करेगी, आपका हुक्का पानी बंद हो जाएगा, आप कहाँ जाएंगे? सबसे पहले मैं बार बार इस बात पे याद के स्ट्रेस की बात करता हूँ कि जब तक हमारे तरक्याती काम, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री ये नहीं होगी, काम बड़े साहब जरूरी है या इंसान को उठाना जरूरी? लेकिन याद रखिएगा इसका अमल बाकायदा इससे जुड़ा हुआ है। तरक्याती अमल होंगे, एक मिसाल ले लेते हैं, मेरी फैक्ट्री में 75 लोग काम करेंगे, 75 लोगों के 8 बच्चे खाना खाएंगे तो सिस्टम चलेगा। मेरी फैक्ट्री में 80 लोग काम नहीं होंगे, 8 लोग काम करेंगे, बाकी लोग, याद रखिएगा, वो रेडी लगाएंगे, पीरा फोर्स उनकी रेडियां तोड़ देगी, वो फिर जुराइम की तरफ जाएंगे, पाकिस्तान जुराइम का गढ़ बन जाएगा, याद रखिएगा। बट साहब आपको बहुत शुक्रिया, आशक हुसैन साहब आपको बहुत शुक्रिया, शुक्रिया राना साहब आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारा एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और जैस सलाब तबाह कर रही हैं, तमाम कौम को यकजा होकर इस मुसीबत से निपटने की ज़रूरत है। टैक्स निज़ाम में गोशवारा जमा करवाना बहुत ज़रूरी है, कौमें से जमा करवाना चाहिए, लेकिन टैक्स के एवज हुकूमत को भी टैक्स पेयर को सहूलियात बरामद करनी चाहिए, उनके अतमाद को बहाल करना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक ये इजाज़त दीजिए। अल्लाह पर काम ज़िला देखिए प्रोग्राम टैक्स और अफजल अयूबी के साथ।